नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विनायक क्लासेस में। और अब हम जान रहे हैं 10वीं की सामाजिक विज्ञान। और आज हम आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैं आपको सबसे पहले तो हम जानते हैं अशोक का जो साम्राज्य है मौर्य काल में। पिछले वीडियो में हमने मौर्य काल के बारे में विस्तार से जाना ही है और मैं आपको आपके बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है मित्रों, मैं आपको आज पढ़ाने जा रहा हूँ अशोक का जो साम्राज्य, उसका मानचित्र आप देख लीजिए कहाँ कहाँ तक अशोक ने उपलब्धियाँ हासिल किए। और आगे हम शुंग वंश है, सातवाहन वंश है और गुप्त साम्राज्य के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए मित्रों, अशोक का साम्राज्य मैं आपको बता देता हूँ अखिल भारतवर्ष में इस तरीके से रहा है। जो ये देखिए, मैं मैप के अकॉर्डिंग आपको पढ़ा देता हूँ। ये विश्व भारत का नक्शा बनाया मैंने आपको। ये देखिए मित्रों, ये अखंड भारत का नक्शा है। भारत अशोक का साम्राज्य, अशोक का साम्राज्य बता रहा हूं मित्रों आपको। ठीक है मित्रों, यह है अखंड भारत का नक्शा बनाया मैंने। देखिएगा आराम से, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ तक अशोक ने उपलब्धियां हासिल करी। तो यह है हमारा पाकिस्तान का क्षेत्र मित्रों, वर्तमान पाकिस्तान है, लेकिन उस समय में गांधार का क्षेत्र ले लीजिए। अफगानिस्तान में गांधार है, पाकिस्तान का पेशावर है, शाहजहांगढ़ी है, शाहजहांगढ़ी ले लीजिए, गांधार है, पेशावर है। ये जो क्षेत्र भी रहा है अशोक के हिस्से में रहा है। और यहां पर मैं आपको बता दूं, ब्रह्मपुत्र नदी, जब हम भूगोल पढ़ेंगे, जब नदियों के बारे में विस्तार से जानेंगे, इसको सांगपो नदी कहते हैं। ठीक है, और चेमायुंगडुंग से निकलती है ये। और ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के नामचा बड़ुआ नामक एक चोटी है, पर्वत शिखर, वहां से प्रवेश करती है ये भारत में यू आकार की एक घाटी बनाकर। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश से आसाम की ओर आती है ब्रह्मपुत्र नदी। और विस्तार से हम जब नदियाँ पढ़ेंगे तब दिहांग, दिबांग, लोहित, केलुला इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर यह जो बांग्लादेश में आकर गंगा से मिल जाती है, मेघना या पद्मा कहलाती है। और फिर सुंदरवन का डेल्टा बनाती है और डेल्टा बनाती हुई ये नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो यहाँ से शाहजहांगढ़ी है, गांधार है, पेशावर है, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र ले लीजिए। आपको नदियों के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि नदी के किनारे अधिकतर शहर, नगर, राज्य बसा करते थे साम्राज्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पंजाब का क्षेत्र ले लीजिए मित्रों, तो चिनाब, रावी है, सिंधु है, 5 प्रमुख नदियां हैं, व्यास है, झेलम है, ये नदियां ले लीजिए आप। सतलुज नदी यहाँ बहती, यहाँ से सतलुज। ठीक है, सतलुज नदी का भी क्षेत्र आ जाता है। सतलुज नदी, सतलुज नदी का क्षेत्र आ गया। राजस्थान में है तो बैराट है, बैराट आ गया। इसी के अकॉर्डिंग मित्रों हम ले लेते हैं चंबल है, बनास है, यह नदियां भी आ गई है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके अलावा मित्रों पाटलिपुत्र, पटना, चंपारण बिहार, यह ले लेंगे मित्रों। इसके अलावा सोन नदी, प्रयागराज ले लेंगे। दक्षिण भारत में हम कावेरी ले लेंगे, कृष्णा ले लेंगे, गोदावरी ले लेंगे। महाराष्ट्र गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, दामोदर है, ये सारी नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ हैं। चंबल है, बनास है, बैराट है, झेलम, व्यास, सिंधु, रावी, प्रयाग, सोन नदी, पाटलिपुत्र है,
चंपारण है, ये जितने भी जो क्षेत्र है ये सब अशोक के साम्राज्य के अंदर आ गए। नदी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो हम देख सकते हैं उत्तर भारत में शाहजहाँगढ़ी, गंधार, फिर हम चले जाएंगे यहाँ पर पूर्व भारत की ओर जहाँ ब्रह्मपुत्र से क्षेत्र है। पश्चिम से जो है हमारा राजस्थान का जो बेराट है ये क्षेत्र ले लेंगे। गोदावरी है दक्षिण में, कृष्णा, कावेरी, ये जो समस्त क्षेत्र है अशोक के साम्राज्य के अंडर में आते हैं। मैं बुक के अकॉर्डिंग आपको मैप बताऊंगा। आपकी बुक में ये बुक है मित्रों आपकी अशोक का साम्राज्य। ये देखिए इस बुक में विस्तार से दे रखा है पेशावर, गंधार है, कंधार दे रखा है, काबुल भी दे रखा है, ठीक है, काबुल भी दे रखा है आपको, हिरात दे रखा है, और 5 नदियाँ सिंधु है, झेलम है, रावी है, चिनाब है, सतलुज है, बेराट दे दिया मैंने। दिल्ली ले लीजिए मित्रों, राजधानी है भारत की नई दिल्ली। इसके अलावा नदियाँ मैंने बता दी। चलो यमुना ले लीजिए, प्रयागराज में यमुना गंगा का संगम स्थल है। इसी के अलावा आप ले लीजिए बुद्ध का जो जन्म स्थल है लुम्बिनी है, कुशीनगर है, यह भी क्षेत्र अशोक के साम्राज्य के हिस्से रहे हैं। नदियों में घाघरा नदी आ गई है, गंगा नदी की सहायक नदी है, पाटलिपुत्र मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। प्रयाग आ गया, सांची ले लीजिए मध्य प्रदेश में, सांची का स्तूप है, और गुजरात का गिरनार ले लीजिए, ठीक है। और दक्षिण भारत में आपको एक मैसूर ले लीजिए, सोपारा ले लीजिए महाराष्ट्र के पास में, महाराष्ट्र के पास में सोपारा आ जाएगा। इसी के अलावा ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, ये सभी दक्षिण भारत के हिस्से रहे हैं। लक्षद्वीप रहा है मैप के अकॉर्डिंग, और लंका कह दीजिए, श्रीलंका, यह भी दर्शा रहा है। हिंद महासागर, अरब सागर, यह आपको पता होना चाहिए भारत की स्थिति क्या है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी है क्या, कृष्णा नदी बताया मैंने, गोदावरी आपको बता दिया मैंने, महानदी आपको बता दिया मैंने, ताप्ती है, नर्मदा है जो ब्रज घाटी में बहती है, ये नदियां भी यहाँ पर बहती है, ताप्ती और यमुना, नहीं नर्मदा सॉरी, गंडक है, और ये सारी जो नदियों के जो क्षेत्र है यह भी रहे हैं किसके, अशोक के साम्राज्य के हिस्से। ये रहा मैप आपकी बुक में दे रखा है, ठीक है। तो ये रहा, इस मैप के अकॉर्डिंग हम जान सकते हैं अशोक का साम्राज्य किस तरीके से, ताकि आपको पता रहे कि किस तरीके से कौन कौन से स्थान पर जब अशोक का समय रहा है और क्या स्थिति रही है उस समय। ये क्या मैप के अकॉर्डिंग मित्रों बहुत आसान होता है जानना कि कौन सा स्थान किस तरीके से, किस स्थान का क्या क्या इतिहास रहा है। तो क्या होता है कि जो जिन जिन क्षेत्रों का जो इतिहास होता है वो वापस रिपीट होता है, तो एक रिवीजन होता है, हमें पता चलता है कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं है। इसके अकॉर्डिंग बुक देखेगा मित्रों, आप साथ साथ में पढ़ ही रहे हैं तो बुक में आप विस्तार से जानेंगे। सांची का स्तूप दे रखा है, अशोक का स्तंभ है जो वर्तमान जो भारत जो हमारे भारत में है इसका वर्तमान ये सूचक है, अशोक स्तंभ है, सांची का स्तूप है, और ये अशोककालीन अभिलेख भी दे रखे हैं, ये अशोक के चित्र दे रखे हैं। आपकी बुक में जितने भी चित्र दे रखे हैं उनको आप ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि यह सब जो रिसर्च करके जो इतिहास की बुक्स में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, सिक्के हैं, अभिलेख है और नक्शे हैं भारत के या विश्व के, इससे आपको बहुत ज़्यादा ज्ञान होगा। क्योंकि थ्योरी में तो हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमको जब हम इमेजिन करते हैं तो वो बहुत, इसलिए जो हम देखेंगे तो हमको बहुत मज़ा आएगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे जो हैं 10वीं के हमारे, उनको इतिहास पढ़ने में या सामाजिक में बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है। काफ़ी बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं, काफ़ी बच्चों को कहीं कहीं बोरिंग फील होता है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे जो स्टूडेंट्स से बोर हो इतिहास जैसे सब्जेक्ट में। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको मैप बनाना आना चाहिए, आप जो भी चीज़ को देखते हो आपको ड्राइंग आनी चाहिए, ताकि आप क्रिएटिव जब होते हो तो थ्योरी को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। रट्टा नहीं मारना है, समझना है। ठीक है मित्रों, ओके अब आगे बढ़ते हैं। तो हम वापस थोड़ा सा रिवाइज कर ही देता हूँ कि हमने शुरुआत की थी इस चैप्टर की
स्वर्णिम भारत है, पहला चैप्टर है। और मैंने आपको महाजनपद काल बताया, मौर्य साम्राज्य बताया, अशोका साम्राज्य बताया। अब हम जानेंगे शुंग वंश। ठीक है, नोट कीजिएगा मित्रों, शुंग वंश के बारे में। इसकी स्थापना हुई 185 ईसा पूर्व। ऐसे पढ़िए, पुष्यमित्र शुंग ने की। पुष्यमित्र शुंग ने की, यह है संस्थापक शुंग वंश का। ठीक है, मौर्य राजा वृहद्रथ का प्रधान सेनापति था ये पुष्यमित्र सिंह। कौन था? वृहद्रथ का सेनापति, प्रधान। ठीक है, वृहद्रथ मौर्य राजा रहा है। ओके, उसने उसे मारकर सिंहासन पर अधिकार किया। तो पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? वृहद्रथ की हत्या करी और इसकी हत्या कर इसने राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया मौर्य काल के बाद में, शुंग वंश में। आगे जानते हैं मित्रों, उसने 151 ईसा पूर्व तक राज्य किया। इसका शासनकाल लिख लीजिए मित्रों, यह इसका रहा है शासनकाल। किसका? शुंग वंश का कह लीजिए, पुष्यमित्र शुंग का कह लीजिए। उसने कई युद्धों में विजय प्राप्त की और अपने राज्यकाल में 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। पुष्यमित्र शुंग ने क्या किया? कई सारे युद्धों में विजय हासिल करी, विजय, और इसने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। अश्वमेध यज्ञ किया। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। सुप्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था। पतंजलि अश्वमेध यज्ञ में उसका पुरोहित था, तो इस यज्ञ में यह इसका पुरोहित रहा है। ठीक है, पुष्यमित्र के बाद शुंग वंश में जो प्रमुख राजा हुए उनके नाम थे अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और देवभूति। आप लिख लीजिए मित्र, ये सब नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपकी बुक में भी इसी प्रकार से दे रखा है शुंग वंश के बारे में। ठीक है, अब शुंग वंश के बाद के राजा, पुष्यमित्र शुंग के बाद के राजा, इसके बाद के राजा है तो शुंग वंश में जो प्रमुख राजा उनके नाम, एक तो अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक हुआ है, भागवत हुआ है, देवभूति हुआ है। देवभूत हुआ है या देवभूति हुआ है। देवभूति के उसके अमात्य वासुदेव ने लगभग 73 ईसा पूर्व में सिंहासन से उतार दिया। देवभूति को उसके अमात्य वासुदेव ने, इसके अमात्य वासुदेव ने, ठीक है, कब? 73 ईसा पूर्व। अब आगे जानते हैं मित्रों, ये हो गया शुंग वंश, इतना ही है। ये इसके बाद के राजा ने नाम दे रखा है और देवभूति का अंत कैसे हुआ ये देख रखा है। अब जानेंगे हम सातवाहन वंश। सातवाहन वंश, तो बुक निकाल लेंगे आप, बुक के अकॉर्डिंग जानेंगे हम। आंध्र, गोदावरी और कृष्णा नदी की घाटी, आंध्र है, गोदावरी व कृष्णा नदी की घाटी है।
ठीक है। इसमें सिमुक नामक व्यक्ति ने लगभग 60 ईसा पूर्व में सातवाहन वंश की नींव डाली। सिमुक, सिमुक कौन है? संस्थापक। सिमुक नामक व्यक्ति ने सातवाहन वंश की नींव डाली जो 60 ईसा पूर्व में, ठीक है। कब? तो समय या कालक्रम लिख लीजिए। ईसा पूर्व। यह राजवंश आंध्र और सातवाहन दोनों नामों से विख्यात हुआ। सिमुक का राज्यकाल 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो सिमुक का जो काल है 37 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसका कालक्रम 60 ईसा पूर्व से। उसके उपरांत शातकर्णी प्रथम ने सातवाहन वंश की शक्ति एवं सत्ता का विस्तार किया। शातकर्णी प्रथम हुआ इसके बाद में। उसने इस साम्राज्य का उत्तराध किया। शातकर्णी प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया और समस्त दक्षिण भारत पर अपनी सार्वभौम सत्ता स्थापित की। उसकी राजधानी गोदावरी नदी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण नामक नगरी थी। तो शातकर्णी ने भी क्या किया? अश्वमेध यज्ञ किया। दक्षिण भारत में इसने विजय हासिल करी। याद रखना में तो दक्षिण भारत में विजय, दक्षिण भारत में इसने विजय हासिल करी। अश्वमेध यज्ञ इसने करवाया और अपनी राजधानी बनाया। सातकर्णी ने अपनी राजधानी बनाया पैठण को, ठीक है। गोदावरी के तट पर प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण को, ये गोदावरी तट पर है, इसे प्रतिष्ठान भी कहा गया है। वर्तमान में इसे पैठण कहा गया है। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में शकों के आक्रमणों के फलस्वरूप सातवाहनों की शक्ति में ह्रास होने लगा और महाराष्ट्र में शक वंश का आरंभ हुआ। ये नोट कीजिएगा मित्रों, इसको सातवाहन वंश हम जान रहे हैं। सिमुक द्वारा स्थापना हुई, फिर आगे शातकर्णी प्रथम हुआ और उसने अश्वमेध यज्ञ भी करवाया। दक्षिण भारत में उसने शासन भी किया। उसकी राजधानी पैठण रही है या प्रतिष्ठान, गोदावरी नदी के किनारे। आगे हम जानेंगे, आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं अपने बुक्स में मित्रों पढ़ते हुए। शातकर्णी प्रथम की मृत्यु के बाद में शकों का आक्रमण हुआ। शक का आक्रमण, शक राजाओं का, शक राजाओं का आक्रमण हुआ, ठीक है। महाराष्ट्र में शक वंश का शासन आरंभ हो गया। महाराष्ट्र में शक वंश का आरंभ हो गया शासन, जो पश्चिमी क्षत्रप वंश कहा जाता है। यह कहा जाता है पश्चिमी क्षत्रप वंश, यह कहा जाता है। शातवाहन वंश के 23वें शासक गौतमीपुत्र शातकर्णी ने पश्चिमी क्षत्रपों की शक्ति को नष्ट कर दिया। तो शातवाहन वंश का 23वां शासक हुआ जिसका नाम बताया गया है गौतमीपुत्र शातकर्णी। इन्होंने क्या किया? पश्चिमी जो क्षत्रप थे इनकी शक्ति को नष्ट करके पुनः अपने वंश की शक्ति और समृद्धि और सत्ता को स्थापित किया। वाशिष्ठ पुत्री पुलुमावी ने उज्जैन के शक महाक्षत्रप रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। तो कौन थे? यहां पर नया टॉपिक आया है कि वाशिष्ठी पुलुमावी, इन्होंने उज्जैन के शक महाक्षत्र रुद्रदामन प्रथम की पुत्री से विवाह किया। पुत्री से विवाह कर लिया,
ठीक है। रुद्रादमन ने उससे वह समस्त भूभाग छीन लिया जिसे उसने पश्चिमी क्षत्रपों को पराजित करके जीता था। सातवाहन वंश के 27वें शासक यज्ञश्री सातकर्णी कहते थे, उन्हें भी उज्जैन के क्षत्रपों से कुछ भूभागों को पुनः अपने अधिकार में करके अपनी वंश कीर्ति पुनः स्थापित की। किन्होंने? नाम आया है सातवाहन वंश के ही 27वें शासक, जिनका नाम बताया गया है यज्ञश्री। ठीक है मित्रों, यज्ञश्री ने कई प्रकार की मुद्राएं चलाई जिनमें से कुछ पर जलपोत भी अंकित है। तो यज्ञश्री की किन की मुद्राओं पर जलपोत अंकित है? जलपोत तो यज्ञश्री की मुद्राओं पर। बुक साथ साथ पढ़ेगा, नोट्स बनाएगा, अच्छे से समझेगा मित्रों। ठीक है, प्रतीत होता है कि उसका साम्राज्य समुद्र तक विस्तृत रहा है, क्योंकि जलपोत का अगर दिया है तो उन्होंने समुद्र तक व्यापार के लिए अपने साम्राज्य को विस्तार किया है। इस वंश के सभी शासक हिंदू धर्म के अनुयायी थे। इन्होंने वैदिक यज्ञों और समाज में वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया। तो ये जो सातवाहन वंश के जो शासक हुए हिंदू धर्म के हुए, ठीक है, और यज्ञ भी किया करते थे, वर्णाश्रम भी था। वर्णाश्रम 4 वर्ण व्यवस्था है, मैं आपको बताऊंगा विस्तार से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये वर्ण व्यवस्था है मनुस्मृति के अनुसार, आप ध्यान रखना है इसके बारे में। वर्णाश्रम व्यवस्था को प्रतिष्ठित किया तथा विदेशी यवनों और शकों से संघर्ष करते रहे। शकों से भी इन्होंने संघर्ष किया, विदेशियों से भी और यवनों से भी, सातवाहन राजाओं ने। उन्होंने बौद्ध और जैन विहारों तथा उपास्यों को भी प्रभुत्व अनुदान दिया। अनुदान देना मतलब बौद्ध और जैन भी जो आश्रित हुए थे उनका भी उन्होंने बहुत अनुदान किया। उनके शासनकाल में वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि एवं अन्य उद्योगों का विशेष प्रोत्साहन मिला। वाणिज्य, व्यापार, कृषि, चांदी, तांबे, शीशे और कांसे की मुद्राओं का विशेष प्रचलन हुआ। मुद्राएं याद रखना, तो चांदी की, कांसा, तांबा, चांदी, कांसा, तांबा और सीसा, इनकी मुद्राएं चली। वाणिज्यकरण, व्यापार, कृषि, इनका भी बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ। उद्योग भी हुए, उद्योग का भी नाम आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते मित्रों। उन्होंने ही सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में अनेक चैत्य एवं विहार बनाए। सातवाहन राजाओं ने पश्चिमी दक्कन में विहार बनाए, ठीक है, और चैत्य भी, चैत्य और विहार बनाए, जिनमें कार्ले का चैत्य सुप्रसिद्ध है। कार्ले का चैत्य सुविख्यात है। 40 मीटर लंबा, 15 मीटर ऊंचा यह चैत्य वास्तुकला का अद्भुत उदाहरण है। तो ये जो कार्ले का चैत्य है ये तो 40 मीटर ये लंबा रहा है और 15 मीटर ऊंचा रहा है। ये इसकी आकृति रही है वास्तुकला में, काले का चैत्य। सातवाहन काल के जो सिक्के हैं मित्रों आपकी बुक में दे रखे हैं, ये देखिए सातवाहन काल के सिक्के दे रखे हैं और इसी के अकॉर्डिंग सातवाहन वंश का यहाँ टॉपिक समाप्त होता है। अधिक समय भी हम नहीं लेना चाहते हैं और आप इसको अच्छे से पढ़िए, आगे बहुत सारे टॉपिक है हमारे। तो आगे हम गुप्त साम्राज्य और चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और अन्य राजाओं के बारे में जानेंगे और आगे गुप्त साम्राज्य की संस्कृति, उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज के बारे में विस्तार से जानेंगे। उसके बाद में अन्य राजाओं, महाराजाओं, साम्राज्य के बारे में हम विस्तार से जानेंगे आपकी किताब की सहायता से।
तो मित्रों यहाँ तक हम अपना जो क्लास है इसको आज हम विराम देते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, साथ साथ में तैयारी कीजिए, ताकि हमारी जो पढ़ाई है कभी छूटे नहीं और हम पढ़ाई करते रहें। बस इसी आशा के साथ में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, नमस्कार, धन्यवाद।